हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं चौथा क्लास, जो कि फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश परावर्तन तथा वर्तन का चल रहा था, जिसका आज लेक्चर नंबर 4 होने जा रहा है। और इसमें हम आपको लाइन बाय लाइन फुल डिटेल्स ही लेकर के चलेंगे। एक क्लास से लेकर के 4 क्लास तक अभी यही चल रहा है। चैप्टर जैसे ही खत्म होगा आप लोग के बीच हम लेकर के आएंगे इसका निचोड़ पूरा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि एक वीडियो में आपका पूरा चैप्टर का वो निचोड़ सारा रहेगा। ठीक है, एक में हम परावर्तन का लाएंगे और दूसरा में अपवर्तन का लेकर के आएंगे, जो कि मेरा खुद का लिखा हुआ हैंड रिटन होगा। ठीक है, और ये क्लास आपका बिहार बोर्ड 2027 में जो परीक्षार्थी परीक्षा देंगे उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला होगा। इसके अलावा अभी हम आप लोग के बीच जो ला रहे हैं कौन सा, एनसीईआरटी, यानी कि 100% ये पूरा एनसीईआरटी है। तो बिहार बोर्ड के अलावा आप आगे की तैयारी जब करेंगे तो उसमें भी आपको ये बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, ज़्यादा समय को बर्बाद नहीं करते हुए आज के टॉपिक पे हम चलते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अवतल दर्पण के उपयोग तक, कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु को कहाँ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रकृति उसका क्या होगा, ये सब हम पिछले लेक्चर तक देख लिए थे। आज हम आप लोग के बीच अगला टॉपिक लेकर के आए हैं, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। यानी कि उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा, कैसे बनेगा, कैसा बनेगा, कहाँ पर बनेगा, प्रकृति क्या होगा, वो हम देखेंगे। इसके अलावा उत्तल दर्पण का उपयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे वो भी हम आज ही के लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण जो है ये भी गोलीय दर्पण का एक पार्ट है। गोलीय दर्पण को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसको बोलेंगे, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसको बोलेंगे अवतल दर्पण। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभड़ा हुआ हो यानी कि उठा हुआ हो उसको क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण बोलेंगे। अभी जो आपके बीच है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी कि उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसे बनेगा, कहाँ पे बनेगा, उसको अभी हम देखेंगे। हमने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के बारे में अध्ययन किया है। इससे पहले हम लोगों ने इसके पिछले क्लास में जो अध्ययन किए थे अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा उसके बारे में। अब हम उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के बारे में अध्ययन करेंगे। अब जो हम इसमें अध्ययन करेंगे कि उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसमें क्रियाकलाप आपका 9.5 यहाँ पर सामने में दिया हुआ है। बोल रहा है कि कोई उत्तल दर्पण लीजिए, इसे एक हाथ में पकड़िए। कोई उत्तल दर्पण को लेना है, उसको कोई सा भी हाथ में उसको पकड़ना है। दूसरे हाथ में एक सीधी खड़ी पेंसिल पकड़िए। एक हाथ में उत्तल दर्पण होगा, दूसरे हाथ में सीधा खड़ी पेंसिल को पकड़ना है। दर्पण में पेंसिल का प्रतिबिंब देखिए। बोल रहा है कि दर्पण में पेंसिल का जो प्रतिबिंब बनेगा उसको आपको क्या करना है, देखना है कि प्रतिबिंब सीधा है या उल्टा, क्या यह छोटा है अथवा विवर्धित यानी कि बड़ा। एक हाथ पे दर्पण को और पेंसिल को सीधा पकड़ना है और आपको अवलोकन करना है, उसको देखना है कि उस पर पेंसिल का जो दर्पण में प्रतिबिंब बन रहा है वह कैसा बन रहा है। क्या वह प्रतिबिंब सीधा है या वह प्रतिबिंब उल्टा है। अगर सीधा या उल्टा में से कोई होगा उसके अलावा चेक करना है कि छोटा है या बड़ा है। अब क्या बोलता है कि पेंसिल को धीरे धीरे दर्पण से दूर ले जाइए। पेंसिल को क्या करेंगे, दर्पण के पास जब रखेंगे खड़ा तो पेंसिल को धीरे धीरे दर्पण से दूर करेंगे। ये माना कि ये दर्पण है तो दर्पण से पेंसिल को धीरे धीरे क्या करेंगे, दूर करेंगे। क्या प्रतिबिंब छोटा होता जा रहा है या बड़ा होता जा रहा है। प्रतिबिंब का स्थिति देखेंगे कि उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है। क्या प्रतिबिंब पेंसिल को दूर करने से प्रतिबिंब छोटा हो रहा है या प्रतिबिंब पेंसिल को दूर करने से प्रतिबिंब बड़ा हो रहा है, उसमें परिवर्तन क्या हो रहा है। क्रियाकलाप को सावधानी पूर्वक दोहराइए। अब क्रियाकलाप को सावधानी पूर्वक हमको फिर से दोहराना है और बताइए कि जब बिंब को दर्पण से दूर ले जाते हैं
तो प्रतिबिंब फोकस के निकट आता है अथवा उससे दूर चला जाता है। बोल रहा है कि अब इस प्रक्रिया को फिर से दोहराना है और बताइए कि जब बिंब बिंब यानी कि वस्तु जो पेंसिल था उसको दर्पण से दूर ले जाते हैं तो प्रतिबिंब फोकस के निकट आता है अथवा उसका दूर चला जाता है। उसके बाद जो अवलोकन करना है उसको बताना है। अब आगे देखिए, अब आगे बोलता है कि उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का अध्ययन करने के लिए हम बिंब की दो स्थितियों पर विचार करते हैं। यानी कि उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा उसका स्थिति जानने के लिए हम दो स्थिति पर उसका क्या करेंगे, विचार करेंगे। पहली स्थिति में बिंब अनंत दूरी पर है। पहला स्थिति जो आपको नजर आ रहा होगा ये चित्र नंबर ए में बिंब यानी कि प्रतिबिंब कहाँ पे है, अनंत पर है, तथा दूसरी स्थिति में बिंब दर्पण के एक निश्चित दूरी पर है। यानी कि दूसरी स्थिति जो ये आपको फिगर नंबर बी दिख रहा है इसमें जो बिंब है यानी कि वस्तु जो रखा हुआ है ए बी, ये किसी फिक्स डिस्टेंस पे इसको रखा गया है, यानी कि निश्चित दूरी पर इसको रखा गया है। बिंब की इन दो स्थितियों के लिए उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों को किरणों आरेख को क्रमशः 9.8 का ए 9.8 का बी में दर्शाया गया। यानी कि इन दोनों को जब लिखे हैं उसको बी में और ए में 9.8 के ए और बी में इसको दर्शाया गया है। परिणामों का संक्षिप्त विवरण सारणी 9.2 में दिया गया। यानी कि इसका जो संक्षिप्त विवरण है वो सारणी कौन सा है, 9.2 में दिया गया है किसका क्या होगा। आगे देखिए ये सारणी है 9.2, सारणी क्या है ये 9.2। इसमें जो फिगर में देख रहे हैं ना कि प्रतिबिंब को कहाँ पे रखे हैं, अनंत पे। तो प्रतिबिंब को जब हम अनंत पे रखेंगे तब इसका वस्तु को रखेंगे अनंत पर तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब जो बन रहा है आपका कहाँ बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। कहाँ पर, फोकस पर बन नहीं रहा है, फोकस पर बनता हुआ क्या होगा, प्रतीत होगा, यानी कि पॉइंट साइज का बनेगा। अब देखिए कि प्रतिबिंब को किसी निश्चित दूरी पर हम फिक्स करेंगे तब उसका प्रतिबिंब इसमें भी दर्पण के पीछे हुए बन रहा है, इसमें भी दर्पण के पीछे ही बनेगा। दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनता है आप लोग को पता होगा कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है, काल्पनिक। और जो प्रतिबिंब काल्पनिक होगा वो कैसा होगा, सीधा कि उल्टा, सीधा। काल्पनिक कैसा, सीधा। जो वास्तविक होगा वो उल्टा। जो वास्तविक होता है वो उल्टा होता है, जो काल्पनिक होता है वो कैसा होता है, सीधा होता है। तो दर्पण के पीछे बनेगा तो काल्पनिक होगा, काल्पनिक होगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। इसमें भी देखिए एक निश्चित दूरी पर रखे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, दर्पण के पीछे बना है। तो दर्पण के पीछे बना है तो कैसा बना है, सीधा बना है। इसी को सारणी 9.2 में दर्शाया गया है। सारणी 9.2 बोल रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा अपेक्षिक साइज। यानी कि उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब का प्रकृति होगा, प्रतिबिंब का जो स्थिति होगा उसका अपेक्षिक साइज होगा, उसको इसमें दिखाया गया है। हम दो ही कंडीशन, इसके पहले वाला में आप 6 कंडीशन देखे होंगे अवतल दर्पण में, लेकिन आपके सामने जो ये रखा हुआ है इसमें केवल 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि बिंब की स्थिति, बिंब यानी कि वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए, अनंत पर। कहाँ है, अनंत पर। तब उसका प्रतिबिंब का स्थिति कहाँ बनेगा, फोकस पर। फोकस पे बन रहा था ना, फोकस पे। और कहाँ पे, दर्पण के आगे कि पीछे, दर्पण के पीछे। और हम पहले बोल दिए थे बाबू, दर्पण के पीछे जो बनेगा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। आभासी का ही दूसरा नाम क्या है, काल्पनिक है। क्या है, काल्पनिक है। जो काल्पनिक होगा वो कैसा होगा, सीधा होगा। जो काल्पनिक होगा कैसा होगा, सीधा। आप कभी भी याद रखिएगा जो प्रतिबिंब काल्पनिक होगा वह प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा। प्रतिबिंब उल्टा तब ये होगा जब वो कैसा होगा, वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब कभी भी बनता है तो वह दर्पण के आगे बनता है, दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब काल्पनिक होगा, सीधा होगा। प्रतिबिंब दर्पण के आगे अगर बनेगा तो वह कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। अब देखिए आगे है कि वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, बिंब की स्थिति अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच। यानी कि अनंत और ध्रुव के बीच आप कहीं पर भी रखेंगे वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब पी तथा एफ के बीच बनेगा। कहाँ पर बनेगा, पी तथा एफ। पी यानी कि ध्रुव, एफ यानी कि फोकस। पी और ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। प्रतिबिंब का साइज कैसा है, छोटा है। प्रतिबिंब का साइज कैसा है, छोटा है। आभासी तथा सीधा, यानी कि
छोटा बनेगा, इसका मतलब है कि दर्पण के पीछे बन रहा है, तो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। आभासी के साथ साथ कैसा होगा, ये सीधा होगा। इसमें केवल दो है, पहला, इसको यादें कर लेना है अभी। पहला, वस्तु को रखेंगे अनंत पर, प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत पर। किसी, हम बोले थे कि एक जगह का बात होगा, प्रतिबिंब एक जगह बनेगा, किसी न किसी के बीच में रखेंगे वस्तु को, तो प्रतिबिंब भी किसी न किसी के बीच। यहाँ पर देखिए अनंत तथा दर्पण के बीच रखे हैं, तो पी तथा एफ के बीच ही बना है। इसमें बहुत अत्यंत छोटा बना है, बिंदु साइज का। इसमें क्या बना है, छोटा बना है, जैसे कि आपके पिछले फिगर में आप देखे होंगे। और इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा, इसमें भी आभासी बनेगा, इसमें भी आभासी। जो आभासी होगा सीधा होगा, जो आभासी होगा सीधा। आभासी को ही दूसरे नाम क्या बोलते हैं, काल्पनिक भी बोलते हैं। आभासी प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब भी बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ तक इसमें था 2 गो। अब इससे पहले जो आपको हम बताए थे उसमें क्या गो था, उसमें था 4 गो था। क्या गो था उसमें, 6 था। तो उसमें 6 था और इसमें 2 है। आप आराम से याद, अभी ये याद हो गया होगा। आगे है कि अभी तक आपने समतल दर्पण, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के बारे में अध्ययन किया है। इसमें से कौन सा दर्पण किसी बिंब का, किसी बड़े बिंब का पूरा प्रतिबिंब बनाएगा। आइए एक क्रियाकलाप द्वारा अन्वेषण करेंगे। बोल रहा है कि अभी तक हमने जो देखा है, अभी तक आप लोग ने जो देखा है, उसमें समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में हम देखे हैं। अब बोल रहा है कि इसमें से कौन सा दर्पण होगा जिसमें आपका बिंब यानी कि वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बनाएगा। आइए एक क्रियाकलाप द्वारा हम इसको देखते हैं। आगे क्रियाकलाप आपका दिया हुआ है, क्रियाकलाप 9.6 में आते हैं। और क्रियाकलाप 9.6 क्या बताता है उसको जरा आप देखेंगे। क्रियाकलाप 9.6 आपको बताता है, पहला है पॉइंट इसमें कि समतल दर्पण में किसी दूरस्थ बिंदु, जैसे कोई दूरस्थ पेड़ का प्रतिबिंब देखिए। बोल रहा है कि एक समतल दर्पण लीजिए और उसमें वैसा प्रतिबिंब जो बहुत दूर पे रखा होगा, और उस दूर रखा वस्तु का प्रतिबिंब आप इस समतल दर्पण में इसको देखना है। उसके बाद क्या आप पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देख पाते हैं? क्या आप जो पेड़ जितना बड़ा है वहां दूर पे रखा हुआ, उसका पूरा प्रतिबिंब आप समतल दर्पण के सामने देख पाते हैं? विभिन्न साइज के समतल दर्पण को लेकर प्रयोग दोहराइए। अब बोल रहा है कि समतल दर्पण का साइज चेंज करके, यानी कि छोटा बड़ा सब साइज का समतल दर्पण लेकर के आप पुनः इसको क्या करना, दोहराना है। यानी कि पुनः दोहराने का मतलब है कि दूर में रखा हुआ पेड़ जो था लगा हुआ, उसको फिर से उस दर्पण में देखना है। क्या आप दर्पण में बिंब का संपूर्ण प्रतिबिंब देख पाते हैं? दोहराने के बाद आपको बताना है कि क्या आप दर्पण में बिंब का पूरा प्रतिबिंब देख पाते हैं। इस क्रियाकलाप को अवतल दर्पण लेकर दोहराइए। क्या यह अवतल दर्पण बिंब की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब बना पाता हो? अब इसी क्रियाकलाप को फिर वही वाला पेड़ को देखना, कौन दर्पण में, अवतल दर्पण में, और बताना है कि अवतल दर्पण पूरा लंबाई का प्रतिबिंब बना पाता है। उसके बाद फिर उसको पुनः एक उत्तल दर्पण लेकर इस प्रयोग को फिर से दोहराना है। एक बार समतल दर्पण में देखे, दूसरा बार अवतल दर्पण में देखे, फिर अब उत्तल दर्पण लेकर के फिर उसको क्या करना है, दोहराना है। क्या आपको सफलता मिली? अपने प्रेक्षणों की कारण सहित व्याख्या कीजिए। अब बोल रहा है कि आप जो देखना चाह रहे थे पूरा पेड़ को, क्या आप देख पाए? अगर देख पाए तो अपने प्रेक्षणों की कारण सहित, बोल रहा है कि उसका व्याख्या करना है। अब इसका कारण सहित व्याख्या देखिए आगे हम करते हैं कि इसका है कि आप एक छोटे उत्तल दर्पण में किसी ऊंचे भवन या पेड़ का संपूर्ण लंबाई प्रतिबिंब देख, यानी कि बोल रहा है कि अगर आपके पास छोटा सा भी अगर उत्तल दर्पण रहेगा तो उस छोटा सा उत्तल दर्पण में, उस छोटा सा उत्तल दर्पण में आप भवन या पेड़, भवन भी बड़ा होगा पेड़ भी बड़ा होगा, तो भवन या पेड़ का पूर्ण लंबाई प्रतिबिंब, यानी कि उसका पूरा लंबाई का प्रतिबिंब आप देख सकते हैं। कौन सा दर्पण में? उत्तल दर्पण में। किस दर्पण में? उत्तल दर्पण में। आगरा किले की एक दीवार में ऐसा ही एक दर्पण ताजमहल की ओर लगा हुआ। बोल रहा है कि आगरा किला का जो एक दीवार है ना, उसमें ऐसा ही दर्पण एक ताजमहल की ओर लगा हुआ। कैसा दर्पण? उत्तल दर्पण। यदि आप
कभी आगरा किला देखने जाए तो वहां दीवार में लगे इस दर्पण में ताजमहल के पूरे प्रतिबिंब को देखने का प्रयास करे। बोल रहा है कि उस दीवार में जो प्रतिबिंब लगा हुआ है, उस दीवार में जो दर्पण लगा हुआ है, उस दीवार में के लगे दर्पण में ताजमहल का पूरा प्रतिबिंब देखने का प्रयास करेंगे कि दिखता है कि नहीं। मकबरे को स्पष्टता देखने के लिए आपको दीवार से सटी हुई छत पर उचित स्थान पर खड़ा होना होगा। बोल रहा है कि उसमें जो मकबरा को स्पष्ट देखने के लिए उसके दीवार में जो दर्पण लगा हुआ है ना, उसके एक उचित स्थान पर खड़ा, यानी कि एक ऐसा उसका स्थान होगा जहां पर जाने के बाद ही आपको पूरा पूरा वो साफ साफ स्पष्ट दिख पाएगा। ठीक है। अगला आपने है कि उत्तल दर्पण का उपयोग। कौन सा दर्पण का उपयोग? उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे? उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य, पश्च दृश्य का मतलब होता है कि पीछे देखने के लिए दर्पण के रूप में किया जाता है। यानी कि वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के, यानी कि पीछे देखने वाला जो दर्पण होता है गाड़ी में लगा हुआ, उसमें कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग। कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये दर्पण वाहन के पार्श्व साइड में लगे होते हैं और इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं। बोल रहा है कि इसके पार्श्व यानी कि बगल में लगा हुआ रहता है और इसमें जो ड्राइवर जो गाड़ी चलाएगा वह पीछे जो वस्तु आएगा या पीछे जो गाड़ी आएगा उसको क्या करेगा? वो देख सकता है, जिससे वह सुरक्षित रूप से वाहन चला सके। इसको इसलिए लगाते हैं ताकि पीछे से कौन सा गाड़ी आ रहा है, क्या आ रहा है, उसको देखने के लिए, ताकि हम सुरक्षित रूप से गाड़ी को चला सकेंगे। उत्तल दर्पण को इसलिए भी प्राथमिकता देते हैं क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। उत्तल दर्पण का प्राथमिकता हम इसलिए देते हैं काहे कि इसमें किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में प्रतिबिंब जो बनता है वह कैसा बनता है? सीधा नहीं, सदैव सीधा बनता है। कैसा बनता है? सदैव सीधा। इसलिए इसको हम प्राथमिकता देते हैं। कौन सा दर्पण को? उत्तल दर्पण को। ठीक है। काहे कि उसमें हमेशा सीधे प्रतिबिंब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब कभी नहीं बनता है। यद्यपि वह छोटा होता है, सीधा प्रतिबिंब तो बनता जरूर है लेकिन वह प्रतिबिंब कैसा होता है? छोटा होता है। वस्तु जितना बड़ा होगा उसके अपेक्षा प्रतिबिंब उसका कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक है, यानी कि इनका दृष्टि क्षेत्र यानी कि देखने का क्षमता, अवतल दर्पण कितना छोटा रहेगा उसमें जो प्रतिबिंब बनता है बहुत बड़ा से बड़ा प्रतिबिंब को उसमें आसानी से आप देख सकते हैं, क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होता है। क्योंकि ये बाहर की ओर क्या होता है? वक्रित होता है। बाहर की ओर वक्रित होता है तो इस क्षेत्र के अंदर जितना भी आएगा पूरा को क्या कर सकते हैं? उसको देख सकते हैं। अतः समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं। यानी कि इसका कंपेयर किया गया कौन सा दर्पण से? समतल दर्पण से। और बोला गया कि समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं। यानी कि उत्तल दर्पण की सहायता से ड्राइवर जो है बहुत बड़ा सा प्रतिबिंब को देख सकता है। आगे अब देखिए, आगे आया है कि प्रश्न है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। बोल रहा है कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होगा? अवतल दर्पण का मुख्य फोकस आपको बताए हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? कोई गोलीय दर्पण है, उसका वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसका फोकस दूरी क्या होगा? वो आपको निकालना है। उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। बोल रहा है कि उस दर्पण का नाम बताइए जो किसी बिंब यानी कि वस्तु का सीधा भी प्रतिबिंब बनाएगा, आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा, उसका नाम बताना है। अगला क्वेश्चन है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं क्यों? यानी कि वाहन में जो हम दर्पण का उपयोग करते हैं पीछे देखने के लिए, पश्च दृश्य यानी कि पीछे देखने के लिए किया जाता है, उसमें हम उसको वरीयता यानी कि उत्तल दर्पण को ही लगाते हैं। का है? तो ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन ये आप लोग का होमवर्क के लिए है। ये HW में है। ठीक है। आप लोग बनाएंगे, अगर बन पाता है तो ठीक है,
नहीं तो फिर इसको हम अगला क्लास में इसको हम फिर इसका आंसर बताएंगे आप लोग को कि किसका आंसर क्या होगा। और अभी जस्ट अभी देखिए ना कि इस क्वेश्चन का आंसर अभी जस्ट दिए हैं, इस क्वेश्चन का आंसर पिछले क्लास में है, इस क्वेश्चन का आंसर भी दूसरा क्लास में है, सब आपका ये है पहला क्लास में इसका आंसर होगा, सब में है। वक्ता त्रिज्या 20 है तो इसका फोकस दूरी क्या होगा, फॉर्मूला आपको याद होगा, F बराबर R/2 होता है, R बराबर 2F होता है, उस पर कर लेंगे। तो आप कोशिश करेंगे एक बार इसको हल करने का, ठीक है। जितना अभी तक हम पढ़ाए उसके अंदर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। अगर नहीं बनेगा तो फिर आप लोग को अभी बताएंगे, ठीक। ये HW रहा। अब आगे अगला है कि गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी को भी हम अगर स्टार्ट करेंगे तो फिर तुरंत जल्दी खत्म नहीं होगा, खत्म होगा बट थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये क्लास थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो फिर अगले क्लास के लिए हम रखते हैं इस चिन्ह परिपाटी को, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम कहीं पे कुछ भी होता है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है, उसका हम फिर समाधान करेंगे आप लोग के बीच। और आज के लिए इतना ही। आप लोग जो नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।